शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान में एक तबाहकुन जंग चल रही है, इस पर मुझे बहुत सदमा है, क्योंकि बहुत खून खराबा हो रहा है दोनों तरफ से। तो दूसरा मसला, और ये बंद होना चाहिए। दूसरा मसला ये जो आपने पूछा कि हमारे मुल्क का इसमें क्या रोल रहा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने गालिबन 1 साल पहले जो बात कही थी कि हिंदुस्तान एक वक्त आएगा कि विश्व गुरु बनेगा, वो उन्होंने इस जंग के दौरान साबित कर दिखाया कि अमेरिका के नुमाइंदे भी आ रहे हैं हिंदुस्तान में, और रूस के भी आ रहे हैं, यूक्रेन के भी आ रहे हैं, और फ्रांस और जापान के भी आ रहे हैं। तो ये इस बात का एक सबूत है कि हमारी मुल्क की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो बहुत ही बेहतरीन है और अमन पसंद है, और उसकी वजह से हिंदुस्तान का, हमारी सरकार का जो रोल है वो एक कलीदी रोल है, काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अमन की अपील की है। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूं कि असल बात यह है कि ये जो कहा गया कि मौजूदा सरकार ने इसको हटाया, ये बात सिरे से ही गलत है। सच्चाई ये है कि ये मेरे पास, मैंने यहाँ पर ये बुक्स रखी थी अभी यहाँ पर, तारीख़ कश्मीर, ये किताब है, ये 5 जिल्दों में है, शबनम क़य्यूम साहब की तारीख़ कश्मीर। और इसी तरह से हमारे गिलानी साहब की वुलर किनारे। इन सब किताबों को पढ़ने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो ये है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब सादिक साहब मरहूम थे, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने उनको दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुला कर के 370 के अंदर तरमीम की, अमेंडमेंट की, 356 और 357, 2 दफ़ात लाए। और 356, 357 के तहत में जब 370 में अमेंडमेंट हुई, तो नतीजा ये हुआ कि जब सादिक साहब यहाँ से दिल्ली गए थे, वो उस वक़्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, और उस अमेंडमेंट के बाद जब वो लौट करके आए तो वो वज़ीर आला थे। तो ये अमेंडमेंट हुई सादिक साहब के टाइम में 370 के अंदर। तो वज़ीर आज़म के और सदर के ओहदे को गवर्नर में, और वज़ीर आज़म के ओहदे को वज़ीर आला के ओहदे में बदल दिया गया। ये कांग्रेस के दौर में हुआ और सादिक साहब के दौर में हुआ। फिर उसके बाद में जब शेख साहब नज़रबंद थे आर्मी छावनी बादामी बाग कश्मीर में, तो 1975 के अंदर इंदिरा जी के ज़माने में फिर 370 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, 336 को लाया गया। उस 336 के अंदर 3 बातें लिखी गई। पहली बात ये लिखी कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कानून अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं थे, वो आज के बाद जम्मू कश्मीर में लागू। नंबर 2, ये लिखा कि रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली का कोई भी फ़ैसला उसी वक्त नाफिजुल अमल होगा जब सदर हिंद की उसको मंजूरी हासिल होगी। बग़ैर सदर हिंद की मंजूरी के वो असम्बली का फ़ैसला नाफिजुल अमल नहीं होगा। तीसरी बात उसमें ये लिखी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब असम्बली बरसरे इक़्तिदार नहीं होगी और गवर्नर राज होगा, गवर्नर साहब रियासत के मुतालिक जो फ़ैसला लेंगे वो असम्बली का फ़ैसला ही माना जाएगा। तो मौजूदा सरकार ने इसी पॉइंट के तहत गवर्नर साहब ने एक फ़ैसला लिया। चूँकि जब 370 को नाफिज किया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि दिस इज़ प्रोविजनल आर्टिकल, कि ये प्रोविजनल है, वक्ती आर्टिकल है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी इसको हटा दिया जाएगा। और इसके हटाने के लिए उसके ज़िम्मन में ये लिखा था कि रियासत की असम्बली सदर हिंद से सिफारिश करेगी कि आर्टिकल 370 शुड बी रिमूव, तो उनकी सिफारिश से इसको हटा दिया जाएगा। अब चूँकि उसके अंदर ये भी लिखा था कि अगर असम्बली बरसरे इक़्तिदार नहीं होगी, गवर्नर होगा,
तो गवर्नर जो फैसला लेगा रियासत का वो असम्बली का फैसला ही होगा। तो उसी शिक के तहत ही, उसी फैसले के तहत, अमेंडमेंट के तहत में गवर्नर साहब ने सदर हिंद से एक सिफारिश की, उसको हटा दिया गया। तो जो लोग या सियासी हमारे लीडरान रियासती अवाम को ये गलतफहमी देते हैं कि मौजूदा सरकार ने गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर 370 को हटाया, ये अवाम को अंधेरे में धकेलने की एक मजमूम कोशिश है। इस बात की तो पूरी उम्मीद है कि रियासत को रियासत का दर्जा मिलेगा, लेकिन जहाँ तक 370 का मसला है तो मैं नहीं समझता कि ये वापस आएगा, क्योंकि मौजूदा सरकार ने उसको 336 अमेंडमेंट के तहत जो है प्रॉपरली और लीगली जो है उसको रिमूव किया है, वो वापस नहीं आ सकता। देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मैं हमदर्दाना एक अपील करना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर के आज तक आपने एक तहरीक चलाई। आप खुद फैसला करें और ये सोचें कि इस अरसा में आपने क्या खोया और क्या पाया। तो जहाँ तक सच्चाई का ताल्लुक़ है, हमने पाया तो कुछ नहीं, अलबत्ता हमने कब्रिस्तानों को आबाद किया है। तो मैं जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपने ऊपर भी तरस करें, बीवी बच्चों पर भी और बुज़ुर्ग वालिदैन पर भी तरस करें, और आप इस गैर ज़रूरी जद्दोजहद को छोड़ करके कौमी दायरे में शामिल हों। और इस वजह से भी आपका फ़र्ज़ है कि इस्लाम अमन का मज़हब है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो इसका मैं मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि देखिए, तारीख़ के मुताबिक पहली जंग अज़ीम के अंदर 2 करोड़ इंसान अपनी जान से जो है वो चले गए, और जो ज़ख्मी हुए, जो माली नुकसान हो, वो अलहदा था। दूसरी जंग अज़ीम में 8 करोड़ इंसानों की जानें ज़ाया हुई, जो ज़ख्मी हुए, अपाज हुए, माली नुकसान हुआ, वो अलहदा था। तो ये एक बहुत बड़ा साने था पहली जंग अज़ीम का या दूसरी का, तो एशिया के अंदर ना हो। अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि एशिया के अंदर, खुदा ना करे कि ये तीसरी जंग अज़ीम एशिया के अंदर हो, ये ना हो। इसके लिए मैं समझता हूँ कि 1949 से चाइना के एक मजहबी नेता को, दलाइल अम्मा को, हमारी उस वक्त की सरकार ने 1949 से दिल्ली में सियासी पनाह दी हुई है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि वो दलाइल अम्मा को चाइना के हवाले कर दें, और पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो सैयद सलाहुद्दीन को हिंदुस्तान के हवाले कर दें। इसमें मैं अर्ज़ करूं कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी तो उस वक़्त हमने एक रोड मैप बना के दिया था, मैं और कुछ मेरे साथी थे, इसी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उसके ऊपर कान नहीं धरा। अगर वो ऐसा कर लेते तो आज ये हालत ना होती। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर से बेरोज़गारी को दूर करने के लिए मेरे पास एक रोड मैप है इंशाअल्लाह। तो अगर हुकूमती नुमाइंदे इस सिलसिले में मुझसे कोई रब्ता करना चाहेंगे तो मैं पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोज़गारी का एक इस वक्त बर्निंग इशू है, ये इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों के अंदर ख़त्म हो सकता है, चंद महीनों के अंदर। इस्लाम का मतलब ही है अमन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके गए तो आपने मदीना के अंदर जो सबसे पहला काम किया वो पीस एग्रीमेंट किया है, अमन माहिदा किया है। वहाँ पर जो यहूदी और ईसाई रहते थे और उनके मुख्तलिफ़ कबाइल, उनके साथ एक अमन माहिदा किया, और ये कहा कि हर मज़हब को उसकी पूरी आज़ादी है, वो अपने मज़हबी जो भी रसूमात हैं उनको वो अदा कर सकता है, और हम आपस में इत्तेफाक से रहेंगे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का सलूक करेंगे, खैर ख्वाही का करेंगे, कोई किसी के जान माल को, इज़्ज़त आबरू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर दूसरा एग्रीमेंट हुआ है जिसको हम सलाह हुदैबिया कहते हैं, हदीस के अंदर मौजूद है। तो वो भी अमन के लिए, 10 साल अमन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। और मुझे तो ये बात बड़ी दुख से कहनी पड़ती है कि इस्लाम का मतलब ही अमन है। मोमिन का मतलब एक तो ये कि खुदा पर फेत रखने वाला, यकीन रखने वाला, और दूसरे वो शख्स या वो इकाई
कि जो अमन में अपना एक भरपूर रोल अदा करता है उसको मोमिन कहा जाता है। और एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से, जिसके किसी भी अमल से किसी को नुकसान न पहुँचे। और फिर कुरान करीम में तो ये बात कहेगी कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन फ़कअन्नमा कतल अन्नास जमिया, कि अगर किसी शख्स ने बिला वजह किसी जान को, यहाँ देखिए मुसलमान का नहीं कहा और इंसान का नहीं कहा, किसी जान का, जान तो हैवान की भी हो सकती है, अगर बिला वजह मार दिया, कत्ल कर दिया, तो खुदा के नज़दीक ये इतना बड़ा जुर्म है गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वो कौम जिनके नबी ने आकर के पीस एग्रीमेंट किए, अमन को कायम किया, मक्का के अंदर, मदीना के अंदर जंग व जिदाल चलते थे छोटी छोटी बातों पर, तो अमन कायम किया और इतना कि वो एक दूसरे के खैरख्वाह बन गए। तो आज उसी उम्मत को बैनुल अक़वामी सतह पर अमन के लिए ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो मैं इस ताल्लुक़ से जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमदर्दाना ये अपील करता हूँ कि आज जबकि पूरी दुनिया बदअमनी का शिकार हो चुकी है और हर तरफ कत्ल गारत का सिलसिला है, तो आपका बहैसियत मुसलमान ये फ़र्ज़ अव्वल है कि क़याम अमन के लिए आप अपने आप को वक्फ़ कर दें। क़याम अमन के लिए अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाके ज़ात के अंदर आप दिन रात क़याम अमन के लिए काम करें। देखिए, मैंने कांग्रेस का दौर भी देखा है और रियासत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर भी देखा, तो कम से कम ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक पहली सरकार है जिसने ये नारा दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक नारा नहीं जैसे पहले सियासी हुकूमतें देती रहीं। आप मेरे गांव में जाकर के शाहपुर बॉर्डर पर देखेंगे कि वहाँ पर लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कंक्रीट वाले बंकर बनाए गए हैं। और मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि 1965 की जब जंग हुई, जंग तो यहाँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हो रही थी, लाहौर बॉर्डर पर हो रही थी, उस वक़्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए दिल्ली में बंकर बनाया गया और यहाँ बॉर्डर पर जहाँ जंग हो रही थी यहाँ लोग मर रहे थे। तो ये पहली सरकार है कि जिन्होंने ये महसूस किया कि बॉर्डर पर रहने वाले सिविल लोगों की जान भी उतनी ही कीमती है जितने मुल्क के प्रधानमंत्री की है। तो उन्होंने कंक्रीट के बंकर बनाए मेरे गांव में, पूरे बॉर्डर पर बनाए। तो फिर इसी तरह से कि जिन लोगों के पास कच्चे मकान थे या जिनके बिल्कुल नहीं थे, आज जाकर के आप मेरे गांव में देखें, मैं सिर्फ अपने गांव के शाहपुर की बात करता हूं, कम से कम 200 पक्के मकान हैं लेंटर वाले और तकरीबन 50-60 कंक्रीट वाले बंकर बन चुके हैं। इसी तरह से लोगों को पिछले इस कोरोना काल के अंदर फ्री राशन दिया गया और लोगों को इसी तरह से फ्री गैस दिया गया, किसानों को 2-2 हज़ार रुपया करके वो सहूलत दी गई। इसी तरह से लोगों के हेल्थ कार्ड और गोल्डन कार्ड वगैरह ये बनवाए गए हैं। तो मौजूदा सरकार की जो दाखिली पॉलिसी है तामीर और तरक्की के लिहाज से, तो ये पहली दफ़ा देखने में आई है और यकीनन काबिल तारीफ़ है। तो एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री साहब को अपील करना चाहूँगा उनसे कि जैसे आपने एक दफ़ा ये फरमाया था, मैंने यहाँ 2014 में प्रधानमंत्री साहब जब यहाँ हमारे पुंछ स्टेडियम में आए थे, यहाँ जलसा किया था, मैंने उनकी स्पीच सुनी थी। तो उन्होंने किसी मौके पर कहा था कि हमारा कितना 36 इंच का सीना है, इसका 56 इंच का सीना है। तो अभी उन्होंने ये साबित कर दिया कि 56 इंच से भी ज़्यादा उनका सीना है, मैं तो ये कहूँगा कि 80 का है। और ये भी उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान उस स्टेज पर पहुंच गया था कि इसको कोई पूछता ही नहीं था। वाकई पाकिस्तान से जिन लोगों ने आकर के हमारे यहाँ फ़ौजियों की जानें ली, उनको शहीद किया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सरकार ने, अंदर घुस करके जाके अटैक किया। कितने लोग मरे कितने नहीं मरे ये बाद की बात है,
लेकिन कम अज़ कम ये तो दिखा दिया कि अगर आप अपनी इस शरारत से बाज नहीं आएंगे तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम अंदर आकर के उसका बदला ले सकते हैं। ये एक मैसेज था। और फिर दूसरी बात ये कि जो हमारी इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की एक छवि बनी है, एक उसका तसव्वुर लोगों के और बैनुल अक़वामी बिरादरी के ज़हनों में आया है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर प्रधानमंत्री साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर जहाँ पर कुछ फ़िरका वारियत के छोटे छोटे फसादात होते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का, कहीं क्रिश्चियन के साथ, कहीं और लोगों के साथ, इनके ऊपर आप ख़ुसूसी नज़र रखें ताकि जिस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, इसी तरह से हम सचमुच में अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हों, मजबूत हों, ताकि यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई जिस तरफ एक आवाज़, आपकी आवाज़ के ऊपर एक आवाज़ लगाए तो किसी दुश्मन को हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाकर देखने की ज़रूरत भी ना हो।